हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ठीक है, टेंसर देख के डरना नहीं है, इसमें कुछ मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम आपको बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, इसका एक्सप्रेशन भी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, ये टॉपिक जो है आईआईटी जेई वालों को नहीं पढ़ना है, तो मतलब इसको स्किप कर जाना है। ये सिर्फ जैम और सीएसआई नेट का जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, 10+2 में ये नहीं पढ़ाया जाता है, सो डोंट गो फॉर इट अनलेस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आए इसमें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंग्लो मोमेंटम पढ़ लिया था। ठीक है, एंग्लो मोमेंटम पढ़ा था और एंग्लो मोमेंटम क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, और हमने देखा था कि कैसे एंग्लो मोमेंटम निकालते हैं। मतलब कोई रिजिड बॉडी है, अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि उस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस एक्सिस के बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और ओमेगा से गुना कर दीजिए, ओमेगा से गुना कर दीजिए। ये सिंपलेस्ट तरीका है, बट कई बार ये तरीका आपको मतलब दिक्कत में ले आएगा। मतलब ये जो तरीका मैंने बता रहा हूँ कि कोई मान लो कोई बॉडी है और वो एक किसी फिक्स एक्सिस का प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। बट कई बार ये निकालना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं निकालने बोल रहा हूँ ना, जैसे मान लो आपको कोण दे दे। ठीक, अब कोण का सपोज करो कि ये प्योर रोटेशन हो रहा है इसके अबाउट, तो ये तो इजी है, हमने कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला भी था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुने ओमेगा कर दोगे। लेकिन यही अगर आपको हम बोले कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये है, मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब आपको ये सब पॉइंट भी दे देंगे। ठीक है, तो अब इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, समझ रहे बात। जैसे आपको कोण का ये ऐसे एक्सिस ड्रा कर दिए, एक्स वाई और जेड, और ये किसी अलग ही डायरेक्शन में एक अलग ही एक्सिस है और इसके और कोण ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसका निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसका निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आना आपको। मतलब अगर कोई लेमिना है तो लेमिना का ए है, ये बी है, तो अगर वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, प्लेन में कोई एक्सिस है, फिर तो आसान होता है। जैसे आपको z के अबाउट रोटेशन हो रहा है, x के अबाउट हो रहा है या y के अबाउट हो रहा है, तब तो इजी है। लेकिन हम कहें कि नहीं, इसके अबाउट लैमिना रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट लैमिना रोटेट कर रहा है। ये मान लो एक्सिस है x/2, y/3 एंड z/5। ये लाइन का इक्वेशन है, 3D लाइन का। ठीक है, और इसके अबाउट ये घूम रहा है, कैसे करेंगे? डिफिकल्ट है ये। मतलब ओमेगा का एक्सप्रेशन भी दिया रहेगा आपको। मान लो ओमेगा हमने बोला कि इसके अबाउट ओमेगा जो है मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बहुत डिफिकल्ट है फिर, है कि नहीं? समझ रहे बात को? अगर आपको इस टाइप से दे दे तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और अगर सपोज करो आप निकाल भी लेते हो बड़ा मुश्किल से, और फिर हम कहें नहीं, अब हमारा ओमेगा का डायरेक्शन बदल गया है, अब ओमेगा का डायरेक्शन ये हो गया है, अब ये है ओमेगा का डायरेक्शन। बात सुन रहे? अगर मान लो आप किसी तरीके से खूब मैथमेटिक्स लगा लगा के निकाल भी लेते हो, और हम कहें नहीं थोड़ी देर बाद ओमेगा अब ये हो गया है, तो फिर निकालना पड़ जाएगा शुरू से। तो अगर मान लो कोई रिजिड बॉडी दिया हुआ है और उसका ओमेगा का डायरेक्शन मान लो समय समय पे चेंज हो रहा है, ठीक है, या मान लो 10 रिजिड बॉडी है ऐसा ही, और अलग अलग डायरेक्शन में ओमेगा है, और आपको हम कहें कि अब बताओ एंगुलर मोमेंटम एक एक बॉडी का बताओ, इट्स गोइंग टू बी वेरी टीडियस टास्क, बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर पढ़ते हैं। वो आपको बहुत इजीली ये चीज निकाल के दे देगा, और अगर ओमेगा का डायरेक्शन बदल भी रहा होगा ना, तब भी आप एंगुलर मोमेंटम निकाल पाएंगे। अगर ओमेगा का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, मान लो यहाँ के बजाय ये हो जाए, तब भी आप इजीली एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। ठीक है, आपको बेसिकली एक हम ऐसा ऑपरेटर दे देंगे, ठीक है, मतलब जैसे देखो दो स्पेस है, एक एंगुलर मोमेंटम स्पेस, एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हो, Lx I कैप, Ly j कैप,
एल जेड के कैप, और ये एल वेक्टर हो गया, ठीक है, और ओमेगा हो गया क्या, ठीक है। अब मान लो ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा कभी ये है कभी ये है, अब इसके लिए अलग बार बार एल निकालेंगे तो बड़ा टीडियस हो जाएगा ना। मान लो किसी कोई रिजिड बॉडी दिया हुआ है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिया हुआ है, और वो किसी एक्सिस को रोटेट कर रहा है, वो मान लो जो रोटेशनल एक्सिस का रोटेट का मतलब एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब मान लो एंगुलर वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदल लेता है, तो उस केस में बार बार आप अलग अलग एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा ना आपके लिए। मतलब अगर मान लो अभी ये है, अभी निकाल लिए, अब मान लो ओमेगा का डायरेक्शन ये हो गया, अब इसके बाद फिर से निकालो, तो बार बार यही तो नहीं करते रहेगा ना आदमी। मान लो 1 घंटे में 10 बार वो रोटेशनल जो ओमेगा है वो अपना चेंज करता रहता है, ओमेगा का डायरेक्शन बदल रहा है, तो बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पॉसिबल भी नहीं है, और बहुत इन्वॉल्व भी हो जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम स्पेस है, ये आपका एल स्पेस है, स्पेस मतलब सेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स, ठीक है, और एक आपका ओमेगा स्पेस है। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, ऐसे लिखो, आपको हम क्या करेंगे कि एक हम मैप, ये ओमेगा स्पेस है और एक एल स्पेस, स्पेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम और स्पेस ऑफ ओमेगा, मतलब सेट सेट, ठीक है, वेक्टर स्पेस। तो यहां से हम एक मैप डिफाइन कर देंगे, इसको बोलते हैं लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। जो अब ये मैप क्या करेगा, ये इस पे एक्ट करेगा और आपको ओमेगा देगा। एक फंक्शन समझो, एक फंक्शन डिफाइन कर दिए, ये फंक्शन जो है वो 3x3 मैट्रिक्स के फॉर्म का होगा। ये ऑपरेटर, एक ऑपरेटर बोल दो इसको, एक ऑपरेटर डिफाइन कर देंगे, और ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये ओमेगा पे ऑपरेट करेगा और आपको एल दे देगा। और ये ऑपरेटर जो होगा वो ओमेगा पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब ओमेगा आपको बदलते रहेगा तो ये ऑपरेटर सेम रहेगा। ये ऑपरेटर किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये ऑपरेटर डिपेंड करेगा आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। जिस रिजिड बॉडी का आप निकाल रहे हो ना, मतलब जिस रिजिड बॉडी का आप एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने लिया है एक्स वाई जेड, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम एक ऐसे ऑपरेटर का तलाश में है जो ओमेगा पे ऑपरेट करे और आपको कोरस्पोंडिंग एल देता है, मतलब ओमेगा बदलते रहे, ऑपरेटर वही रहेगा आपका। ऑपरेटर विल डिपेंड ऑन दिस ऑपरेटर, we call this operator as, we call this operator as moment of inertia tensor। ये बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स होगा। 3x3 मैट्रिक्स को, n क्रॉस n मैट्रिक्स को हम लोग, n क्रॉस n मैट्रिक्स को हम लोग टेंसर ऑफ रैंक 2 भी बोलते हैं। टेंसर में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, टेंसर ऑफ रैंक 2। वेक्टर को हम लोग, कोई मान लो वेक्टर है, तो वेक्टर को हम लोग बोलते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1। और कोई स्केलर है, मान लो मास स्केलर है, दिस इज कॉल्ड टेंसर ऑफ रैंक। बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है। आप हमको, हम क्या करेंगे, एक 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके आपको देंगे, ठीक है। एक 3x3 मैट्रिक्स एक ऑपरेटर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो एक लीनियर ऑपरेटर हम लोग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जो ओमेगा पे एक्ट करेगा और आपको कोरस्पोंडिंग एल दे देगा, समझ रहे आप। मतलब हम लोग एक 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो क्या करेगा, ओमेगा पे ऑपरेट करेगा और आपको क्या देगा, आपको कोरस्पोंडिंग एल दे देगा, ठीक। we do this, and this 3x3 matrix, which is a kind of linear operator, we call it moment of inertia and tensor। and this, the entries, जो इसके entries 9 entries होंगे, they depends only on the mass distribution, and
द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन और जो कोऑर्डिनेट एक्सेस का चॉइस है उस पर डिपेंड करेगा आपका जो इंट्रीज है, जो टर्म्स है, ठीक है, राइट। तो इससे हमको फायदा हो जाएगा, हमें कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसका हम ये ऑपरेटर डिफाइन कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और ओमेगा अगर चेंज भी होता रहेगा तो हम लोग एल निकालते रहेंगे, ऑपरेटर तो सेम रहेगा ना, ऑपरेटर ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा। ये ऑपरेटर जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं ये ओमेगा पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ओमेगा आपका चेंज भी होते रहेगा, तो अलग अलग ओमेगा के लिए अलग अलग हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल पाएंगे, ठीक है। अलग अलग ओमेगा के लिए हम लोग अलग अलग एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर वी हैव गॉट अ ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक मास डिस्ट्रीब्यूशन कोरस्पॉन्डिंग हम लोग को एक ऑपरेटर मिल जाएगा, और वो ऑपरेटर ओमेगा पे एक्ट करेगा और हमको एल दे देगा। तो एक तरह से फंक्शन है, मैप है, मैप है, ये मैप है फ्रॉम angular velocity space to moment of angular velocity space to angular momentum space. It's a kind of map, a rule, a map, a operator which is operating on linear angular velocity and giving you angular momentum as the output, right? ये मैप है फ्रॉम एंगुलर वेलोसिटी स्पेस टू एंगुलर मोमेंटम स्पेस, इस टाइप का। अब इसको कंस्ट्रक्ट किया जाए स्टेप बाय स्टेप। Let's construct this operator which will give you angular momentum corresponding to the different angular velocity. आपको कोई गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जनरल मास डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट किया जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है ना, थोड़ा ठीक है। जिसको लीनियर अलजेब्रा क्लियर होगा वो तो इजीली समझ रहा होगा। देखिए एक टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ना ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा, अगर कोई बंदा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाहता है तो पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ ले, क्या विदाउट लीनियर अलजेब्रा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। आपको गलतफहमी रहे कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आप मतलब उतना बढ़िया अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे क्वांटम मैकेनिक्स को, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स लीनियर अलजेब्रा के लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है। जो अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट किए, फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट किए, द फ्रेमवर्क इज लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। यू मस्ट रीड लीनियर अलजेब्रा एटलीस्ट टू स्टडी क्वांटम सिस्टम, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस ऑपरेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। we have to construct moment of inertia ठीक है। ओके, लेट्स डू इट। कंसिडर a rigid system of discrete particles of masses mn respectively and whose positions are described by position vectors r1, rn respectively, ठीक है। एक you have x, y, z and suppose this is m1, this is m2, this is m3, this is mi, so this is mn, ठीक है। रिजिड सिस्टम, और रिजिड सिस्टम क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या मीनिंग है? देखिए, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड कहलाता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल
the distance between any two particle does not change with time। मतलब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलेंगे। देखो मतलब रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ही सिर्फ होता है। एक सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल भी रिजिड हो सकता है। एक सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का हम लोग देखते हैं, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, ठीक है, एक सिस्टम जैसे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो गया। और एक होगा कि मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट, जैसे पेन हो गया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, स्फेयर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, ये सब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो ये सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल को भी रिजिड सिस्टम बोल सकते हैं, सिस्टम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल को भी रिजिड सिस्टम बोल सकते हैं। डेफिनेशन कॉमन है, डेफिनेशन ये है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज सेड टू बी रिजिड इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन द सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एज द टाइम पासेस ऑन or as the system moves, the distance between any two particles should not change with time। ठीक है, उसको हम लोग रिजिड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये रिजिड सिस्टम है, मासेस m1 m2 m3 mi mn है, और उनके पोजीशन वेक्टर्स हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया बढ़िया सा। ओके, अब सपोज करो कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक एंगुलर वेलोसिटी दे दिया, जैसे रूम है, रूम को घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी किसी एक्सिस के बाद, इसको एक रोटेशन प्रोवाइड कर दिया। सपोज द होल सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट सर्टेन एक्सिस, सपोज करो ये एक्सिस है और इसके अबाउट पूरा सिस्टम को रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट पूरे सिस्टम को रोटेट कर रहा है। पूरा सिस्टम जो रोटेट होगा तो इसका मतलब एक एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा इस एक्सिस के अबाउट। सपोज द होल सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, और द होल सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड ओमेगा इज इन दिस डायरेक्शन, ओमेगा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे पार्टिकल, एक एक पार्टिकल, पूरा सिस्टम को रोटेट किया ना हमने, एक पार्टिकल को रोटेट नहीं किया, पूरा सिस्टम को रोटेट किया है। उस केस में क्या होगा, एक एक पार्टिकल जो होगा एक एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, they are going to execute a circular motion। Are you getting a point? समझ में आ रहा है आपको? So suppose the whole system is given a rotation with angular velocity, say angular velocity is ये angular velocity है। ठीक, the whole system is given a rotation with some angular velocity। ठीक है, तो क्या होगा, एक एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन इस एक्सिस के ओमेगा एक्सिस के बाद एग्जीक्यूट करेगा। एक एक सिस्टम जो है एंगुलर वेलोसिटी, ये आपका ri है, ये आपका r1 है, दिस इज r2, this is rn, and this is r3। ओके, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी दे दिया हमने, तो what is the velocity acquired by each particle? What is the velocity acquired by say ith particle? समझो इस चीज को जरा, अगर मान लो ये तुम्हारा ये रोटेशनल एक्सिस है और ये मान लो mi है, ये आपका ओमेगा हो गया और ये ri है, तो इसका सर्कुलर मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन किस टाइप से होगा, सर्कुलर मोशन ये हो जाएगा। ठीक,
सर्कुलर मोशन ये हो जाएगा। रेडियस क्या होगा सर्कुलर मोशन का? अगर ये मान लो थीटा है तो इसका रेडियस हो जाएगा आर आई साइन थीटा, ठीक है। और वेलोसिटी क्या बनेगा? ओमेगा इंटू आर आई साइन थीटा, ठीक है। और जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर मोशन, ये सर्किल के टेंजेंशियल होगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ओमेगा के परपेंडिकुलर, ओमेगा तो इस सर्किल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है ना, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस सर्कल। ये वी आई क्या है? वी आई इज गोइंग टू लाई इन दैट प्लेन टेंजेंशियल टू सर्कल, उस प्लेन में सर्किल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग अगर मान लो इसका वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, ओमेगा क्रॉस आर आई, ओमेगा क्रॉस आर आई लिख सकते हैं ना हम लोग, ओमेगा क्रॉस आर आई टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। ओमेगा क्रॉस आर आई करेंगे, ओमेगा को आर आई के टर्म, ये जो प्लेन है ओमेगा और आर आई का, उसके परपेंडिकुलर ही तो वी आई है। ये ओमेगा है, ये आर आई है, एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये थीटा है। तो सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वी आई, सॉरी सर्किल के, तो ये वी आई क्या है? वी आई जो है ओमेगा और आर आई के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये ओमेगा, ओमेगा तो सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में ही वी आई लाई कर रहा है, सर्किल के प्लेन में ही वी आई लाई कर रहा है। तो चूंकि ओमेगा पूरे सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ओमेगा वी आई का भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, समझ रहे आप। तो वी आई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर आई के फॉर्म में, ठीक है। सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ith पार्टिकल इज गोइंग टू बी वी आई, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालें, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम acquired by ith particle. What is the angular momentum acquired by ith particle? Li equals to r cross p, ri cross, कैसे लिखा रहा है, ri cross pi, ठीक है। अब इसको लिख लो यार, ये क्या हो जाएगा? आर आई क्रॉस एम आई वी आई, इसको लिख सकते हो एम आई आर आई क्रॉस, और वी आई को क्या लिखोगे? ठीक, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम आपका ith पार्टिकल का। कोई दिक्कत? ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया। देखो आपको लगेगा कि मतलब डेरिवेशन क्यों कर, डेरिवेशन तो कोई एग्जाम में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, बट हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक कंप्लीटनेस होना चाहिए आपको। कई बच्चों को लगता है कि कहाँ से आया, तो उनको एक क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरा बात कि मतलब जब वीडियो हम लोग बनाते हैं तो मतलब कोशिश ये है कि जिससे कोई बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ग्रेजुएशन में डेरिवेशन पूछता है ना, ग्रेजुएशन में डेरिवेशन पूछता है, ऐसे भी डेरिवेशन जान लेने से कोई नुकसान नहीं है, आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल? पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? L is going to be sigma Li, S is equal to ठीक है। So this is going to be sigma, अब आपको ये पता है ना A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है,
इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले ए का डॉट प्रोडक्ट लिए सी के साथ, जो नजदीक है उससे नहीं लेना है, दूर वाले से लेना है। ए डॉट सी बी माइनस, अब फिर आप ए का डॉट प्रोडक्ट लो बी के साथ, आगे सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो अगर ये दिया रहे तुमको क्रॉस सी, तब क्या करोगे, आप सी का डॉट प्रोडक्ट पहले ए के साथ लो, माइनस ऐसे लिखा है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो यूज कर लो इसको, यूज कर लो। ये क्या हो जाएगा, आर आई डॉट आर आई ओमेगा माइनस आर आई डॉट ओमेगा आर आई। कलर चेंज कर लिया जाए, बोलोगे एक कलर यूज करके। व्हाइट बैकग्राउंड पे ना यही दो कलर मतलब सूट करता है, बाकी कोई कलर समझ में नहीं आता है क्या। कंट्रास्ट अच्छा आना चाहिए ना, रेड वगैरह मैंने ट्राई किया था, सही नहीं बैठता। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा एम आई छूट गया भाई, so this is equal to mi ri ओमेगा अब थोड़ा इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, लेट ri is xi I cap, yi j cap and zi k cap, and suppose omega is omega x I cap, omega y j cap and omega z k cap। ठीक है, तो L क्या हो जाएगा तुम्हारा, L विल बी सिग्मा एम आई आर आई स्क्वेयर, और ओमेगा क्या है, ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप, ओमेगा जेड के कैप माइनस आर आई डॉट ओमेगा इज एक्स आई ओमेगा एक्स, वाई आई ओमेगा वाई, जेड आई ओमेगा जेड, और आर आई क्या है, एक्स आई कैप, वाई आई जे कैप। ठीक, अब इस सब को गुना कर दो और आई कैप जे कैप के कैप का एक्सप्रेशन अलग कर लो, देखो क्या आएगा। 9 3 12 टर्म आ जाएगा। ठीक, देखो ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वेयर माइनस एक्स आई स्क्वेयर, और ये एक टर्म हो जाएगा, दूसरा टर्म हो जाएगा सिग्मा एम आई एक्स आई वाई आई, अच्छा ओमेगा एक्स भी, प्लस सिग्मा एम आई प्लस सिग्मा एम आई आई कैप। ठीक, प्लस प्लस ओमेगा एक्स
सिग्मा एम आई ओमेगा वाई सिग्मा एम आई ये हो गया एल वाई, ये एल एक्स हो गया, ये एल वाई हो गया। अब एक टर्म आएगा एल जेड का। एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है, इजी है एक्सप्रेशन, तो इजी आपको बता देंगे याद करने का तरीका। प्लस प्लस ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको ब्रेक कर दिया है, करके देख सकते, हमको तो याद है, इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं तो हमको याद है क्या है, हम लिख दिए। बाकी आप करके एक बार देख लेना इसको, मतलब सबको तोड़ देना। 12 और सॉरी 9 और 3 12 टर्म हो जाएगा तुम्हारा। हाँ 12 टर्म हो जाएगा। अब 12 टर्म को ये क्लब करते जाओगे तो ये दो टर्म का कॉम्बिनेशन है, 9 टर्म आ जाएंगे। ठीक है, करके देख लीजिएगा खुद से कॉपी पे। अच्छा, फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो कॉपी कलम लेके पढ़िए। फिजिक्स को मैंने देखा हिस्ट्री की तरह लोग पढ़ता है, किताब ऐसे लेट जाता है पढ़ते रहता है, ये गलत है। फिजिक्स कभी भी हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना, हमेशा कॉपी और कलम लेके पढ़ना है। ठीक है, और सवाल आपको हमेशा ही फिजिक्स में जो है सवाल देखने पे लगा रहे तो ईजी है, बन जाएगा। ठीक है, वो इसलिए लगता है ऐसा कि किताब में पढ़ते हैं आप, किताब में स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, समझ में तो आ ही जाता है देख के। लेकिन वही अगर प्लेन पेपर पे आपको बनाना पड़ जाएगा ना, तो आपको डिफिकल्टी का एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कागज और कलम लेके पढ़िए फिजिक्स। ठीक है, इट्स नॉट हिस्ट्री, ये हिस्ट्री नहीं है, ये इतिहास नहीं है। फिजिक्स हमेशा ही कागज कलम लेके पढ़िए। सवाल हमेशा बनाने के लिए ट्राई कीजिए, कुछ नहीं तो ABCD लिखो। ठीक है, लेकिन कुछ तो लिखो, मतलब कुछ 2 + 5 7 लिख दो, कुछ भी लिखते रहो, लिखना जरूरी है। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। ओके, हम जब व्हाइट बोर्ड ले रहे थे तो लोगों ने सजेस्ट किया कि 75 इंच का ले लीजिए। हम कहे यार इतना तो लिखना पड़ता है, तुरंत तुरंत भर जाएगा। तो मार्केट में जो सबसे बड़ा व्हाइट बोर्ड था वो फिर लिए, महंगा पड़ा, बट जरूरी था, लिखना ही इतना है। ठीक है, तो कैसे लिखा गया, छोटा बोर्ड में तो भर ही जाएगा ना तुरंत। ठीक है, तो हमेशा ही कागज कलम लेके फिजिक्स पढ़ना है, डोंट टेक इट एज हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका टर्म हो गया एलएक्स, ये टर्म हो गया एलवाई, और ये टर्म हो गया एलजेड। ठीक, एलएक्स एलवाई एलजेड। अब इसको भी अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, एलएक्स क्या आ रहा है, एलएक्स इज, वहीं पे लिखें क्या, आपको दिखेगा नहीं, फिर हमको तो याद है तो हम लिख देंगे, यही लिखते हैं, चलो ठीक है। यहां लिखो, एलएक्स क्या है, एलएक्स हो गया आपका सिग्मा MI RI² XI² ओमेगा X ओमेगा Y एंड ओमेगा Z। LY क्या आया, LY आ जाएगा माइनस ऑफ अब देखोगे टर्म में ना कुछ पैटर्न टाइप का चीज है जो आपको याद करने में हेल्प करेगा।
LZ प्लस ठीक है। एक्स पिक किया, मतलब LX में एक्स वाला टर्म में ये ऐसे लिखाएगा, LY में मिडिल टर्म ऐसे आ जाएगा, LJ में मिडिल लास्ट टर्म ऐसे आ जाएगा। और XI लिए तो XI YI XI ZI कर दिए, यहाँ LY है तो YI XI YI ZI कर दिए। मतलब टर्म देखो, जो X है तो XI XI स्क्वायर आ गया, XI YI XI ZI, LY है तो YI XI YI YY Y स्क्वायर YI ZI, LZ है तो ZI XI ZI YI और ZI ZI। ठीक है, इस तरह से आप देख लो, मतलब कैसे माइंड मैप बना के याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में ये पूछता है। अच्छा, ये फेवरेट टॉपिक है IIT वालों का, IIT जैम और CSI नेट में क्वेश्चन आते हैं इससे, मतलब ये IIT का जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसका फेवरेट टॉपिक है। ठीक, तो ये आपको करना है, ओके, याद करना है मतलब। अच्छा, अब इस टर्म को हम लोग बोलते हैं IXX, ब्रैकेट में टर्म IXZ, इसको बोलेंगे IYX IYY IYZ, ये टर्म हो जाएगा IZX IZY। ठीक है, so I can write LX as IXX omega X IXY omega Y IXZ omega Z, LY can be written as IYX omega X IYY omega Y and LZ is ऐसे लिखते हैं, where IXX is sigma mi IYY is and IZZ is और टर्म्स क्या है, IXY equals to IYX IYZ is IZY and IXZ ठीक है जी। अब इन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इन टर्म्स को बोलते हैं हम लोग
प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो क्रॉस टर्म है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे और इन टर्म्स को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। अब इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज Lx Ly Lz, एक कॉलम वेक्टर हो गया, एंड वी हैव Ixx Ixy Ixz Iyx Iyy Iyz Izx Izy Izz, and over here we have omega x, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो जो डायगोनल टर्म्स हैं, डायगोनल Ixx Iyy Iyz, ये डायगोनल टर्म्स हैं। डायगोनल टर्म्स को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ऑफ डायगोनल टर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, Iyx Ixy दोनों सेम है, ठीक है। ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल के अबाउट देखो, ये पूरा मिरर इमेज है, ठीक है। इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The diagonal terms are called moment of inertia and off diagonal term is called product of inertia. डायगोनल टर्म को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और जो ऑफ डायगोनल टर्म है उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक। अब ये जो आपको बिगाट ए काइंड ऑफ ऑपरेटर, एक ऑपरेटर मिल गया जो ओमेगा पे ऑपरेट कर रहा है और आपको एल दे रहा है, ठीक है। और ये जो ऑपरेटर है 3x3 मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। This operator, which is a kind of 3x3 matrix, we call it moment of inertia tensor. ऐसे देखो जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स है ना आपके, ये टर्म्स कहीं भी ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं भी ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का चॉइस है वो डिसाइड करेगा xi yi zi का वैल्यू। xi yi zi का वैल्यू तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का चॉइस ही डिसाइड कर सकता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लेते हैं उससे डिपेंड करेगा कि mi का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये जो टेंसर है आपका, जो ऑपरेटर है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर बोलिए, ये 3x3 मैट्रिक्स, ये जो मैपिंग है एक तरह से, ये मैपिंग ओमेगा या ओमेगा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको कभी भी कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन ये है, तो आपको अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर अलग अलग नहीं होगा, ओमेगा अलग अलग हो जाएगा। ओमेगा डिफरेंट ओमेगा के लिए आप हमेशा ही एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं विदाउट एवरी टाइम फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ क्या था कि हर एक्सिस, इस एक्सिस का और निकालना है तो पहले इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इस एक्सिस के और रोटेशन है तो पहले इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो बार बार आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से बच जाएंगे, ठीक है। और कई बार तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा ना, मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा टिपिकल होगा तो उसका निकालना भी डिफिकल्ट रहेगा। मैथमेटिक्स तो देखो कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक समझिए हर्डल हो जाता है टू अंडरस्टैंड नेचर या किसी नेचुरल फिनोमेना को समझने में मैथमेटिक्स कई बार बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक मैपिंग डिफाइन कर लिया, और वो मैपिंग क्या कर रहा है, वो मैपिंग जो है ओमेगा से इंडिपेंडेंट है। तो आपको अलग अलग ओमेगा के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम दे देगा, बस ये आपको ऑपरेटर ओमेगा पे ऑपरेट कर देना है, ठीक। अच्छा, ये तो सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए हो गया। अब कई बार आपको सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिया रहेगा, कई बार आपको सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिया रहेगा, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर सिस्टम ऑफ continuous distribution of mass, for system of continuous distribution of mass, I can write Ixx as r square minus x square dm, Iyy as ठीक है Ixy
माइनस एक्स वाई डी एम आई वाई जेड वाई जेड डी एम एक्स जेड डी एम। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि मास 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डीएम को हम लोग रो डी टाउ या सिग्मा डीएस लिख सकते हैं। मतलब फॉर 3D डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन राइट डीएम एज रो डी टाउ, ठीक है, एंड फॉर 2D डिस्ट्रीब्यूशन I can write dm as sigma ds, where sigma is the surface mass density. Depends कि क्या आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक, ओके, ठीक, समझ में आ रहा है आपको ये चीज? ये मैट्रिक्स भी समझ में आ रहा है। अब एक चीज समझो, जो इनका वैल्यूज है वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। कोऑर्डिनेट्स जो है किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि अगर ये एक्स वाई है और यहाँ पार्टिकल है, अब पार्टिकल का मान लो कोऑर्डिनेट 2 1 है, ठीक है, यही अगर मान लो कोई बंदा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले ले कि भाई हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लेंगे, अब क्या हो जाएगा? अब उसी पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, अब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। समझ लो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पार्टिकल का जो है कोऑर्डिनेट 2 1 है, और वही हम लोग कोऑर्डिनेट दूसरा ले लेंगे तो उसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। समझ रहा? तो पार्टिकल्स का जो पोजीशन है, क्योंकि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो जो एक्सिस ही बदल दोगे तो वो डिस्टेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक मतलब थ्योरम है, थ्योरम ये कहता है कि फॉर एवरी सिस्टम ऑफ मासेज या फॉर एवरी मास डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का हो सकता है, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। तो थ्योरम कहता है कि फॉर एवरी मास डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट एवर इट मे बी इट ए system of discrete particles or system of continuous distribution of mass, there always exist, for every mass distribution, there always exist a set of 3 orthogonal axes, or you can say a coordinate system. For every mass distribution, there exists a coordinate system such that these off diagonal term will vanish. किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट एक सेट ऑफ 3 ऑर्थोगोनल एक्सेस एक्स वाई एंड जेड एग्जिस्ट करता है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म वैनिसेस। ठीक है, लेट मी राइट इट। फॉर एवरी मास distribution, or you can say for every arbitrary mass distribution, every लिख दिया तो ठीक है, every arbitrary लिख दो, arbitrary मतलब कोई भी mass distribution, और for any arbitrary, every लिख दिया तो arbitrary लिखने का जरूरत नहीं, for any ऐसे लिखो। वर्ड्स का देखो जार्गन है, ठीक है, ताकि डुअल मीनिंग, फिजिक्स में कभी भी डुअल मीनिंग का वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसके डुअल मीनिंग हो नहीं, बहुत प्रिसाइज लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। फॉर एनी आर्बिट्ररी mass distribution, there always exist at least one set of orthogonal axes for which the product of inertia term vanishes.
वैनिसेस, ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इक्वल्स टू, मतलब पूरा जो मैट्रिक्स है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, नाइस लुकिंग मैट्रिक्स बन जाएगा, तो बढ़िया दिखने वाला आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। यू हैव ए क्लीन शेप्ड मैट्रिक्स। एटलीस्ट एक सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये मैट्रिक्स जो है इट बिकम नाइस लुकिंग। द ऑफ डायगोनल टर्म गोज जीरो, इट बिकम्स डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इट बिकम्स डायगोनल मैट्रिक्स। सच सेट ऑफ एक्सेस are called principal axis and corresponding moment of inertia are called principal moment of inertia. Corresponding moment of inertia, they are called principal moment of inertia. तो ये टर्म्स है ना आपके, इनको बोलेंगे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो लोग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा पढ़े होंगे, लीनियर अलजेब्रा में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे, उनको ये चीज़ लगेगा कि क्या है, तो क्लियर ही है, क्योंकि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होता है। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, मतलब हमेशा ही एक सेट ऑफ वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए वो पूरा मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ऐसे समझ चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, ये जो आपका ये मैट्रिक्स आ गया, ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जिसके लिए मान लो ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म भी है, मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सेस ले लिए फिर तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म वैनिश कर जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सेस नहीं है तो उसके से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म भी रहेगा। बट इस मैट्रिक्स से भी आप चाहो तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। आप अगर कोई सेट ऑफ एक्सेस लिए हो जिसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म वैनिश नहीं कर रहा है, बट उस मैट्रिक्स से भी आप प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ऑलवेज द आइगन वैल्यू ऑफ एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो हमेशा ही प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। समझ रहे हो आप? जो कोई भी अलग भी मैट्रिक्स लेते हो आप, तो उसका जो आप, ये तो हम लोग ले लिए प्रिंसिपल एक्सेस, अगर प्रिंसिपल एक्सेस नहीं भी लेते हैं तब भी आप प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर बेसिकली the eigenvalues of any moment of inertia टेंसर। समझने के लिए मैट्रिक्स भी लिख दो। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स लोगे, उसका आइगन वैल्यू जो होगा वो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सेस विल बी द आइगन वेक्टर्स, प्रिंसिपल एक्सेस विल बी द आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, ठीक है। अब कुछ सवाल भी कर सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, सवाल कर लेते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक ए क्वेश्चन। डॉटेड लाइन लिख से करना था, चलो ठीक है।
सपोज को 3 मासेस है, एक ट्रायंगल है, ए साइड लेंथ है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे सपोज करो हमने 3 मासेस प्लेस कर दिया, m और m, और सपोज करो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमने x y ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया. Suppose let us consider a system of 3 identical particles. Let us consider a system of 3 identical particles of masses m each, and suppose they are placed on the vertices of an equilateral triangle of side length a. Take the question. 3 identical particles of masses m each are placed on vertices of an equilateral triangle of side length a. Find the MI tensor for the given axis as shown in figure. For the given axis as shown in figure. ये एक्सेस दिया हुआ है, इसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर निकालिए. ठीक, तो पहला काम करेंगे, फॉर गिवन एक्सेस आप इनके कोऑर्डिनेट्स असाइन कर दीजिए. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2 0 0. इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a/2 0 0. इसका क्या होगा, 0 ये. ठीक है, अब वो टर्म्स निकाल लेते हैं, ixx, iyy, izz, ixy, iyz, izx, ये सब टर्म निकाल लो. ठीक है, तो ixx क्या है, ixx इज बेसिकली सिग्मा mi ri माइनस xi स्क्वायर. अच्छा, ri स्क्वायर क्या होता है, ri स्क्वायर इज बेसिकली xi स्क्वायर. यहां पुट कर दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, सिग्मा mi yi स्क्वायर ji स्क्वायर. अब मान लो मार्किंग कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट पार्टिकल नंबर 1, दिस इज पार्टिकल नंबर 2 एंड दिस इज पार्टिकल नंबर 3. तो पार्टिकल नंबर 1 के लिए मास तो m हो गया और y z 0 0 है. पार्टिकल नंबर 2 के लिए भी y z 0 0 है. अब पार्टिकल नंबर 3 के लिए y जो है √3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर प्लस 0 3/4 m स्क्वायर. ठीक, IYY क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mi xi स्क्वायर जेड स्क्वायर. ठीक, ये टर्म क्या आ जाएगा तुम्हारा, पहले वाले के लिए x क्या है, a/2, सो a स्क्वायर 4 0. दूसरे पार्टिकल के लिए x टर्म है और तीसरे पार्टिकल के लिए x z दोनों 0 है, ये हो जाएगा m स्क्वायर. ठीक, IZZ क्या होगा जी, mi
आर आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर, सो इसे सिग्मा एम आई तो पहले पार्टिकल का पहले निकाल लें हम लोग, पहले पार्टिकल का एक्स क्या है a/2, ठीक। दूसरे पार्टिकल का भी निकाल लें, और तीसरे पार्टिकल का x 0 है लेकिन y है, कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2/4 5/4, ठीक। समझ में आ रहा है जी। अब IXY क्या हो जाएगा, देखो IXY या IYX में XI YI टर्म होता है, XI YI का प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट उसी पार्टिकल के लिए नॉन जीरो होगा जिसके लिए XI YI दोनों नॉन जीरो। अब यहां पे कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका XI YI दोनों नॉन जीरो, ठीक है। एटलीस्ट एक या तो XI या YI दोनों में से एक तो जीरो है ही, तो ये XI YI टर्म तीनों पार्टिकल के लिए जीरो रहेगा, तीनों पार्टिकल के लिए जीरो होगा, तो ये आ जाएगा आपका जीरो। समझ में आ रहा है आपको। इसमें क्या होता है सिग्मा एम आई XI YI, अब XI YI तो कोई एक तो तीनों पार्टिकल के लिए जीरो है ही ना, किसी के लिए XI जीरो है, किसी के लिए YI जीरो है, तो सारे पार्टिकल के लिए MI XI YI जीरो रहेगा, यानी IXY या IYX जीरो होगा। सेम चीज हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए भी, क्योंकि इसमें YI ZI है और ZI सबका जीरो है, ठीक है। वही चीज हम लोग ये इसके लिए बोल सकते हैं, इसमें ZI सारे टर्म में है, ZI सबका जीरो है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिया है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म है वैनिश कर रहा है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है ये एक तरह से प्रिंसिपल एक्सेस है, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है एक तरह से प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक तरह से, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं इसको यार, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म जो आपका आ रहा है इसको लिख सकते हैं ये आ गया ये आ गया इनटू, ठीक। समझ में आ रहा है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में तुमको बोले कि एक चीज बताओ कि अगर ये पूरा ट्रायंगुलर जो सिस्टम है इसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं सच दैट ओमेगा इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब देखो ये एक 3D लाइन है, इसको ये निकालना भी बहुत आसान तो नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इजिली हम लोग का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। अगर मान लो कहे कि रोटेट कर दिया और तुम एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए तो मतलब ठीक है निकल जाएगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस mr² ऐसे करना पड़ेगा, निकल जाएगा। बट ये अगर मालूम रहेगा तो बहुत इजीली हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ 3 पुट कर देंगे, यहाँ 5 पुट कर देंगे। और अगर पहले वाला मेथड फॉलो करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अगर आप निकाल भी लिए और थोड़ी देर बाद एक बंदा बोला कि नहीं ये यार गलती हो गया, 5 नहीं था, ये जो था वो 7 था, अब आप कितना उसको गरियाओगे बताओ, कहोगे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल ली है, अब तुम एक्सिस चेंज कर दी है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, क्या कोई बात नहीं,
आप ये 5 डिलीट कर दोगे, ठीक है, और इसके जगह पे कहोगे 7 लिख दो, ले लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम। समझ रहे मेरी बात? मतलब ये काफी इजी हो जाएगा। कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का अगर एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर निकाल लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम निकालना इसे केक वॉक, ठीक है, से केक वॉक, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया tensor for a disk of radius r and mass m for the coordinate system given in figure। मान लो आपको एक डिस्क दे दिया हमने, एक डिस्क दे दिया हमने और एक्सिस दे दिया, ओह अंडू, और एक्सिस दे दिया आपको इस टाइप से, ठीक, और जेड एक्सिस भी है, this is your x axis, y and this is z। Disk of radius r and mass is uniformly distributed। Suppose mass is uniformly distributed, निकल जाएगा डिस्क का, ठीक है। मास डेंसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? मास डेंसिटी जो है सिग्मा विल बी m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आई एक्स एक्स क्या होगा? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बताया था इट इज आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएम। अब पूरा डिस्क जो है एक्स वाई प्लेन में है, पूरा डिस्क एक्स वाई प्लेन में है, तो z तो 0 ही होगा ना, ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डीएम क्या लिखोगे सिग्मा डीएस, ठीक है। अब पूरे डिस्क के, ये इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा? डिस्क के ऊपर। अब पूरे डिस्क पे जेड एक्सिस 0 है, जेड 0 है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, पूरे डिस्क के ऊपर जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर सिग्मा डीएस, और डीएस को क्या लिखोगे जी dx dy, और dx dy क्या हो जाएगा? सिग्मा बाहर निकाल लो, r d थीटा dr, और भाई कैन राइट इट एज r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r d थीटा dr, dr d थीटा कर लो, पहले r के रेस्पेक्ट में कर लिया जाए, r का लिमिट क्या हो जाएगा? 0 टू कैपिटल R। मान लो ये आपका dx r d थीटा dr है, तो थीटा विल गो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एंड r विल गो फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। r का लिमिट 0 से लेके कैपिटल R तक होगा, और थीटा का लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो R4 हो जाएगा, 0 टू कैपिटल R थीटा। So this is going to be what? सिग्मा इंटू, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये फेमस है यार, इसको याद भी रखो आप, ये जो है ना फेमस है। आप देखो
आपको ये आइडेंटिटी पहले तो पता होना चाहिए। इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if f and 0 if f 2a minus x is minus fx। ठीक है, तो इसको 2 बार लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज डी थीटा इज ट्वाइस ऑफ 0 to पाई, एक बार और ये आइडेंटिटी लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, और याद करो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा आपको हम बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ाए थे, थोड़ा सा आपको हमने बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ाया था। उसमें था कि 0 to π/2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा इज ट्वाइस ऑफ, इसको अप्लाई कर लोगे क्या आ जाएगा, P तुम्हारा 2 है और Q 0 है तो हो जाएगा 3/2, 0 + 1/2, 1/2 ट्वाइस ऑफ, और 2 + 2 4/2 2, ये क्या आ जाएगा 4, ये कट जाएगा ना यार, ये कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1/2 1/2 1/2, ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा गामा 2, और गामा 1/2 क्या होता है √π, तो एक तरह से हो गया इसका आंसर पाई। तो ये एक तो याद भी रखो ना कि 0 to 2π साइन स्क्वायर थीटा और इवन कॉस स्क्वायर थीटा भी वही होता है, ये पाई के बराबर होता है, जहां मिले पाई लिख देना, जहां मिल जाए वहां पाई लिख देना। ये क्या आ जाएगा, सिग्मा हो गया m/πr² इंटू r4/4 इंटू पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 mr², 1/4 mr², ये हो गया Ixx, ये हो गया Ixx। Ixy क्या होगा, Ixy भी इजी है, Ixy में क्या हो जाएगा, Ixy नहीं Iyy, सॉरी Iyy में y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, z तो 0 है, x रहेगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, और cos स्क्वायर थीटा ही पाई होता है, यही आंसर आएगा। ठीक है, सो Iyy इज ऑल्सो विच इज r² - y² is also 1/4 mr²। ठीक, 1/4 mr²। Izz क्या होगा डिस्क के लिए, Izz इज r² - z² dm and this is equal to, and this is nothing but x² dm। ये दोनों निकाल चुके हैं, ये भी mr²4 है और ये भी mr²4 है, यानी ये हो जाएगा mr²/2। ठीक, ये mr²/2 हो जाएगा। तो Ixx Iyy Izz तो हमने निकाल लिया, अब एक बार डिस्क का Ixy भी निकालो, क्रॉस टर्म जो ऑफ डायगोनल टर्म है वो भी तो निकालना पड़ेगा, xy Iyx, ये क्या होता है xy dm, इसको क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ xy सिग्मा ds, और दिस कैन बी रिटन एज, सिग्मा को बाहर ले लो और डबल इंटीग्रल कर दो,
अब एक डिस्क के लिए अगर लिमिट निकालें एक्स का तो क्या निकलेगा? एक्स का लिमिट, एक्स का लिमिट कैसे निकालते हो आप? हाउ डू यू फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स? एक्स का लिमिट कैसे निकालते हैं आप? एक्स के डायरेक्शन में एक एरो ड्रा करते हैं, इसको y इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x का लिमिट कैसे निकालते हो आप x के डायरेक्शन में एक एरो ड्रा करते हो, x के डायरेक्शन में एक एरो ड्रा करोगे और जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख देते हो। तो क्या लिखाएगा? x इज माइनस ऑफ आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लिखाएगा x इज प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी x का लिमिट जो होगा माइनस ऑफ, ठीक है। अब ये इंटीग्रल क्या बनेगा बताओ? आप याद करो, हम लोग एक जानते हैं इसका प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल का, एफ एक्स डी एक्स इज 0 if fx is odd and is twice of 0 to a if fx is even। तो यहाँ fx क्या है? अगर y वाला x वाला इंटीग्रेशन है तो fx यहाँ x है, x ऑड फंक्शन है x का, fx इक्वल टू x इज ऑड फंक्शन ऑफ x, और लिमिट क्या है? माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग है। तो यानी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 आएगा आपका, यानी ix y एंड iy z बोथ आर 0, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट दिस ऑल्सो, ये तो 0 आएगा ही, क्यों? क्योंकि z तो 0 है ना पूरे डिस्क के ऊपर। सिमिलरली ये भी 0 आएगा, दिस विल आल्सो बी 0, ठीक, समझ ना आप? तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म लिख सकते हैं, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म जो होगा दैट विल बी mr स्क्वायर बाय 4 0 0 mr स्क्वायर बाय 4 0 0, ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अब कोई डिस्क है और ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा इक्वल्स टू 2i प्लस 4j, इस एक्सिस को रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया तो क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम इज सिंपली 2 4, सॉरी एक्सिस चेंज कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा, ये 2 4 7 ऐसे कर लो, ये आपको दे देगा L। एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर निकल जाएगा, तो आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी ओमेगा के लिए निकाल सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। बस ध्यान ये रहेगी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ओमेगा को एक्सप्रेस करोगे, ओमेगा को उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के में एक्सप्रेस करोगे, जो ये एक्सप्रेशन लिखे हो ना उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर टर्म निकाला है, ठीक है। आर यू गेटिंग? एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स राइट द क्वेश्चन, find the moment of inertia tensor for a cuboid of mass m and dimensions a, b and c for the coordinate system as shown in figure, ठीक है। आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, एक क्यूबॉइड दे रखा है 3D आइए, ऐसे क्यूबॉइड दे दिया,
ठीक है, हाँ अब ठीक है। एक्चुअली एक्स वाई और जेड ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो ऐसे था, समझ रहे हो? अब ठीक है, अब बढ़िया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मान लो ये दिया हुआ आपको, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है लेंथ ए, ये दे रखा है ए हो गया, और ये बी है और ये सी है, ठीक, ऐसे है। ये ए है, ये आपका बी है और ये सी है। एक्स के डायरेक्शन में जो लेंथ है ए है, वाई के डायरेक्शन में बी है और जेड के डायरेक्शन सी है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंशन निकालना है तुमको, ठीक। करें, मास मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या हो जाएगा? m बाई ए बी सी, एम बाई ए बी सी, ठीक। अब निकालते हैं आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड। आई एक्स एक्स क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एम, जो कि हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रो डी टाउ। और 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, रो चूंकि हम लोग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, तो डी टाउ को हम लोग डी एक्स डी वाई डी जेड लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स का लिमिट क्या होगा? 0 टू ए, वाई का 0 टू बी और जेड का 0 टू सी। अब पहले हम लोग एक्स के टर्म में इंटीग्रेट कर दो, एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करोगे, एक्स का लिमिट हो जाएगा 0 टू ए डी वाई डी जेड, तो ये लिमिट पुट कर दोगे तो ए आ जाएगा, 0 टू बी ठीक है। आगे ही करते जाते हैं हम लोग। वाई के टर्म इंटीग्रेट करो, वाई के टर्म इंटीग्रेट करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 वाई जेड स्क्वायर 0 टू बी, ठीक है। इक्वल्स टू वाई का लिमिट पुट कर दो तो आएगा बी क्यू बाई 3 प्लस बी जेड स्क्वायर डी जेड, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, एक बी बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 3 जेड प्लस जेड क्यू बाई 3 0 टू सी, so this will come as C, ये आ जाएगा रो ए बी सी बाई 3 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब रो इंटू ए बी सी क्या हो जाएगा? मास m बाई 3, ठीक। सिमिलरली हम लोग आई वाई वाई आई जेड जेड भी लिख लेंगे, ठीक है, वैसा ही आ जाएगा। सिमिलरली आई कैन से आई वाई वाई इज ऑल्सो, अब चूंकि आई एक्स एक्स में ए टर्म मिसिंग है तो आई वाई वाई में बी टर्म मिसिंग होगा, आई जे जेड टर्म में सी टर्म मिसिंग होगा, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। आई एक्स वाई भी निकल जाएगा, आई एक्स वाई प्लस आई वाई एक्स क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई डी एम और दिस इज
माइनस ऑफ एक्स वाई रो डी टॉ, और दिस इज, रो को बाहर निकाल लीजिए आ जाए, क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स का लिमिट 0 टू ए, 0 टू बी, 0 टू सी, ये क्या हो जाएगा, रो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 4 हो जाएगा इंटू सी, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू, कर सकते हो आप, इजी है, माइनस इंटू ए बी विच इज माइनस दिस, ठीक है। सिमिलरली I can say IYZ, IZY 1/4 MBC and IXZ, IZX is माइनस, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर आ जाएगा आपका m बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 माइनस एम ए बी बाई 4 माइनस एम एस सी बाई 4 माइनस एम ए बी बाई 4 एम माइनस एम बी सी बाई 4, ये हो जाएगा माइनस एम ए सी बाई 4 माइनस एम बी सी बाई 4 एंड माइनस यहाँ नहीं एम इंटू ई आ जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है आपको ये चीज। और इसी क्वेश्चन में मान लो कि आपको दे दे कि ये जो पूरा क्यूबॉइड है ये इस एक्सिस के ओर रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा जो है 2y प्लस 5j प्लस 10k है। ये लाइन के वर्ड निकालना पता है ना, नहीं याद आ जाएगा आपको, क्यूबॉइड का निकालना पड़ जाए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट एक बार आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए हैं तो इजी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए हैं तब तो इजी है ना, फिर तो क्या करेंगे 2 5 10 ऐसे कर लेंगे, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, इन्हीं सब के लिए देखो ये बना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। मतलब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का अलग अलग एक्सिस के ऊपर निकालना पड़ जाएगा तो बहुत टीडियस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, आप कहेंगे छोड़ दो यार फेल कर दो, ठीक है। तो इन्हीं सब के लिए ये चीज उपाय है, ओमेगा चाहे जो भी आप आराम से निकाल सकते हो, एक बार आपके हाथ में आ गया ना तो आप कोई भी ओमेगा के लिए एल निकाल लोगे बहुत इजीली, कोई भी ओमेगा के लिए आप एल निकाल सकते हो बहुत इजी तरीके से, ठीक है। वंस यू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ गिवन रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओमेगा को एक्सप्रेस कर दो और ये मैट्रिक्स को ऑपरेट करवा दो, आपको एल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी आपको। तो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के टर्म्स में आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। कोई गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के इज व्हाट 1/2, मतलब मान लो रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, रिजिड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो क्या करते हैं आप के इज व्हाट, के इज बेसिकली सम ऑफ द इंडिविजुअल केज, अगर n पार्टिकल का सिस्टम है शुरू में लिया था, हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा ऑफ के ई आई, और दिस इज के ई को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर यूज करके लिख रहे हैं,
इज वी आई डॉट वी आई, और इसको लिख सकते हो वी आई क्या आया था, याद करो अभी किया था डिस्कस, वी आई वॉज ओमेगा क्रॉस आर आई, इसको लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस आर आई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं सी डॉट, साइक्लिकली घुमा सकते हो ना, सॉरी नहीं नहीं नहीं, रुको कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं, हम इसको लिख सकते हैं पी डॉट, ऐसे घुमा सकते हैं सी क्रॉस है, या इसको लिख सकते हो सी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी, और वी कैन राइट बी क्रॉस, मतलब ए के साथ लिया सी बाहर चला गया, हाँ ठीक है, चलो इतना ही जरूरत है हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, वो भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो एकाग्रचित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एम आई, ओमेगा को बाहर कर सकते हैं हम लोग, ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस वी आई, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1/2 ओमेगा डॉट एम आई और आर आई क्रॉस एम आई वी आई, ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा गोज फ्रॉम 1 to n। अब सारे पार्टिकल के लिए ओमेगा तो सेम है ना, सारे पार्टिकल के लिए ओमेगा तो सेम है, तो ओमेगा को हम बाहर ले सकते हैं, ओमेगा डॉट एम आई ओमेगा डॉट सिग्मा आर आई क्रॉस, ये है क्या, एम आई वी आई क्या है, दिस इज पी आई, सो इट इज नथिंग बट एल 1/2 ओमेगा डॉट एल, यानी हम लोग के ई ऑफ द सिस्टम को लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा डॉट एल, ठीक है। और एल को क्या लिख सकते हो, एल को लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर 3x3 मैट्रिक्स ऑपरेटिंग ऑन ओमेगा, ठीक है। अगर ओमेगा को हम लोग यूनिट वेक्टर इनटू इस मैग्नीट्यूड करके लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 n इज ए कॉलम वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये भी ऐसे आ जाएगा, मतलब जैसे कोई कॉलम है 2 3 5, तो क्या लिख सकते हो तुम 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब 4 9 4 13 और 25 38, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, √38 और 2/√38 3/√38 और 5/√38, ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका स्क्वायर 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 करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं √38 n कैप, वेयर n कैप इज दिस, ठीक, किसी भी कॉलम वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो।
तो ओमेगा को भी ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये कॉलम है, ये कॉलम, ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्केलर टाइप का आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स एन कैप जो है ऐसे ऑपरेट करेगा, ये तीनों मैट्रिक्स और फिर ऐसे एन कैप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई इज और दिस इज हाफ I omega square, where I is the moment of inertia given by, ठीक है, ऐसा ना लिख सकते। So we can write Ke also using moment of inertia tensor. At least ये टर्म तो काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। कहाँ गया ये, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर हम लोगों ने कर लिया। और इसी के साथ जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है, वी हैव डन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स टिल व्हाट, जेई लेवल एंड जैम लेवल, ठीक है। अभी CSIRNet के हिसाब से अभी और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस का रोटेशन पढ़ा है। अभी हम लोग रोटेशन अबाउट मतलब कॉम्बिनेशन रोटेशन तो तीनों एक्सिस के अबाउट हो सकता है ना, तो वो कॉम्प्लिकेशन अभी बाकी है करना, तो करेंगे। बाकी जो लोग IIT JEE या नीट या जैम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इतना इनफ है, ठीक है। बाकी वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस SC वर्मा का भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और JEE में जो प्रीवियस है पेपर उसको भी करेंगे, जैम का भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस पेपर करना है ऑन द मतलब पूरा प्लानिंग में है सारा, एक एक करके सनह चलेंगे हम लोग, ठीक है। ताकि मतलब रोज 2-3 घंटा ही बन सकता है, बाकी और भी काम करते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स एंड ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियोस वगैरह सही लगे तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल ट्रैजेक्टरी एजुकेशन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माय ऐप टी विद्या लर्निंग ऐप, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।